दोस्तों, देश में समय समय पर पाखंडवाद को चुनौती देने के लिए अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। पेरियार रामास्वामी नायकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने ढोंग और आडंबर के खिलाफ ऐसी क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की जो निरंतर आज भी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। 17 सितंबर आज उनका जन्मदिन है। उनकी जन्मतिथि पर लोगों ने विश्वकर्मा पूजा का त्योहार बनाकर उनके विचारों को दबाने की कोशिश की। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर जो कुछ भी कहा वो आपको हिलाकर रख देगा। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में खड़े होकर अपनी आवाज को एक गहरी करुणा और क्रांति की आग से भरते हुए पूरे सदन को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान योद्धा की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूं जिनके हर शब्द में शोषितों की पीड़ा थी, जिनकी हर सांस सामाजिक न्याय की जंग में लगी रही और जिनकी विचारधारा ने न केवल दक्षिण भारत को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वे थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, द्रविड़ आंदोलन के पितामह, सामाजिक समानता के अटूट स्तंभ और तर्कवाद के सबसे बड़े पैरोकार। उनके जीवन को अगर मैं शब्दों की माला में पिरोऊं तो यह एक अनंत महाकाव्य बन जाएगा, जहां हर अध्याय अन्याय के अंधकार को चीरते हुए समानता की रोशनी फैलाता है। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड नामक छोटे से शहर में एक संपन्न नायकर परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन उस संपन्नता की चकाचौंध में नहीं डूबा, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक अंतहीन संघर्ष में व्यतीत हुआ। कल्पना कीजिए उस छोटे से बालक को जिसका पूरा नाम ईवी रामास्वामी था, जो एक धनी व्यापारी परिवार की गोद में पला, जहां उनके पिता वेंकटप्पा नायकर एक सफल और सम्मानित व्यापारी थे जो कपड़ों और अन्य वस्तुओं का बड़ा कारोबार चलाते थे, और उनकी मां चिन्नाथाई मुथम्मल एक गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी जो घर को भक्ति और परंपराओं से सजाती थी। लेकिन उस बालक की आंखों में बचपन से ही सवालों का सागर उमड़ता था। क्यों कुछ लोग ऊंचे जन्मे हैं और कुछ नीचे? क्यों धर्म के नाम पर इंसान इंसान को कुचलता है? उनके बड़े भाई कृष्णास्वामी और बहनें कन्नम्मा तथा पोनुथोई के साथ उनका बचपन बाहरी तौर पर सामान्य लगता था, लेकिन अंदर से एक तूफान पनप रहा था जो आने वाले वर्षों में समाज की नींव हिला देने वाला था। पेरियार ने औपचारिक शिक्षा सिर्फ 5 वर्ष तक ही प्राप्त की, क्योंकि परिवार की परंपरा अनुसार वे जल्द ही पिता के व्यापार में हाथ बंटाने लगे। लेकिन उनकी असली शिक्षा जीवन के कटु अनुभवों से हुई, उन सड़कों से, उन बाजारों से जहां उन्होंने जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। चंद्रशेखर ने भावुक होकर कहा, कितना मार्मिक है यह सोचना कि एक ऐसा बच्चा जो 3 द्रविड़ भाषाएं कन्नड़, तेलुगु और तमिल को सहजता से बोल सकता था, वह धार्मिक कथाओं और पुराणों में छिपे विरोधाभासों को देखकर व्याकुल हो उठता था। वह सोचता था, अगर ईश्वर सबका पालनहार है तो क्यों कुछ लोग भूख से तड़पते हैं और कुछ ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं? ये सवाल उनके जीवन की आधारशिला बने और उन्होंने इन्हें कभी नहीं छोड़ा। चंद्रशेखर ने संसद की दीवारों को अपनी गूंज से भरते हुए कहा, पेरियार का जीवन शुरुआती दौर में धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों के जाल में फंसा हुआ था, लेकिन 1904 में काशी की तीर्थ यात्रा ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कल्पना कीजिए उस दृश्य को जहां एक युवा रामास्वामी जो ब्राह्मण बनकर चूलत्री में भोजन की मांग करता है, लेकिन उसके गैर ब्राह्मण होने का पता चलते ही उसे अपमानित किया जाता है, बाहर धकेल दिया जाता है। वहां भिखारियों की भीड़ को देखा, गंगा नदी में तैरते शवों को देखा और महसूस किया कि धर्म का नाम लेकर चलने वाला यह पूरा तंत्र सिर्फ पाखंड है, ब्राह्मणवादी शोषण का एक सुनियोजित हथियार है। यह अनुभव इतना गहरा और दर्दनाक था कि उन्होंने नास्तिक बनने का फैसला कर लिया और जीवन भर धर्म की आलोचना को अपना हथियार बनाया। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, कितना दर्दनाक है यह सोचना कि एक तीर्थ स्थल जो मोक्ष और शांति का वादा करता है, वहां इंसानियत का इतना अपमान होता है, जहां भगवान के नाम पर
इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। पेरियार ने 19 वर्ष की उम्र में अपनी पहली शादी की। उनकी पत्नी नागम्मई थी, जो उस समय सिर्फ 13 वर्ष की थी। लेकिन पेरियार ने उन्हें कभी पारंपरिक पत्नी की भूमिका में कैद नहीं किया। उन्होंने नागम्मई को सामाजिक सुधारों में भागीदार बनाया, उन्हें रूढ़िवादी सोच से बाहर निकाला और साथ मिलकर आंदोलन चलाए। उनकी एक बेटी हुई, लेकिन वह सिर्फ 5 महीने ही जी सकी, जिसने उनके दिल को और भी दुख से भर दिया। 1933 में नागम्मई का निधन हो गया, जो पेरियार के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि वे उनकी जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि संघर्ष की साथी भी थी। फिर 1948 में उन्होंने मणियम्मई से शादी की, जो उनकी सामाजिक कार्यों में एक मजबूत सहयोगी बनी। लेकिन यह शादी विवादास्पद साबित हुई, क्योंकि मणियम्मई और पेरियार के बीच उम्र का बड़ा फर्क था। मणियम्मई उनसे बहुत छोटी थी। कुछ लोगों ने इसे पेरियार के महिला अधिकारों के सिद्धांतों के खिलाफ बताया, लेकिन पेरियार ने कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि प्यार और समानता उम्र की कैद में नहीं बनती, और यह शादी उनके स्वयं सम्मान आंदोलन की भावना के अनुरूप थी। चंद्रशेखर ने मार्मिक अंदाज में कहा, कितना भावपूर्ण है यह सोचना कि एक व्यक्ति जो जीवन भर महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, खुद अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेता है जो समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हैं। चंद्रशेखर ने संसद में अपनी मुट्ठी बंद करके जैसे कोई शपथ लेते हुए कहा, पेरियार का राजनीतिक सफर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू हुआ, जब उन्होंने अपना सफल व्यापार छोड़ दिया और सार्वजनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। वे इरोड नगर पालिका के चेयरमैन बने, जहां उन्होंने गरीबों के लिए कई सुधार किए, जैसे सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की और शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन कांग्रेस में ब्राह्मणवादी प्रभाव को देखकर वे व्यथित हो उठे। उन्होंने खादी को 1921 में उन्हें जेल की सजा हुई, लेकिन 1922 में तिरुपुर सत्र में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की, लेकिन कांग्रेस की उदासीनता और ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने उन्हें 1925 में पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चंद्रशेखर ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, कितना दुखद और मार्मिक है कि एक सच्चा योद्धा जो राष्ट्र की आजादी के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी ही पार्टी में जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा, जहां ब्राह्मणों की साजिशें हर कदम पर बाधा बनती थी। फिर 1925 में उन्होंने स्वयं सम्मान आंदोलन की नींव रखी, जो जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव को जड़ से मिटाने का एक क्रांतिकारी माध्यम बना। इस आंदोलन ने लाखों लोगों को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान पहचानने 1929 में चेंगलपट्टू में पहले प्रांतीय स्वयं सम्मान सम्मेलन में उन्होंने अपना जाति नाम नायकर हटा दिया, जो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे उन्होंने पूरे समाज को संदेश दिया कि जाति सिर्फ एक काल्पनिक दीवार है जो इंसान ने खुद खड़ी की है। चंद्रशेखर ने भावपूर्ण तरीके से कहा, कल्पना कीजिए उस पल को जब एक व्यक्ति अपना नाम बदलकर समाज को बता रहा है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं, और यह आंदोलन न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे दक्षिण भारत में फैल गया, जहां हजारों युवा इसमें शामिल हुए और महिलाएं भी आगे आईं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, 1939 से 1944 तक पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया, जो गैर ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी, और 1944 में उन्होंने इसे द्रविड़ कड़गम में परिवर्तित कर दिया, जो द्रविड़ आंदोलन का दिल और धड़कन बन गया। लेकिन 1949 में उनके शिष्य C.N. अन्नादुरई ने इससे अलग होकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम बनाई, क्योंकि पेरियार द्रविड़ नाडु की पूर्ण आजादी चाहते थे, जबकि अन्नादुरई भारत के भीतर अधिक स्वायत्तता पर विश्वास रखते थे। ब्रिटिश सरकार और राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन पेरियार ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि समाज का मूलभूत सुधार था। चंद्रशेखर ने मार्मिक अंदाज में कहा, कितना बड़ा त्याग और कितनी गहरी सोच थी यह, सत्ता के सिंहासन को ठोकर मारकर शोषितों की सेवा को चुनना। जहां उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती है, लेकिन सामाजिक न्याय हमेशा रहता है। पेरियार ने ग्रामीण उत्थान पर विशेष जोर दिया, गांवों में स्कूलों, लाइब्रेरियों, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की, और समथुवापुरम यानी समानता गांव की अवधारणा दी, जहां सभी जातियों के लोग बिना भेदभाव के साथ रह सकें, जो बाद में तमिलनाडु सरकार ने अपनाई और लागू की।
उनके जीवन में 50 वर्षों से ज्यादा के भाषणों और लेखों में उन्होंने बार बार दोहराया कि हर इंसान बराबर है, जाति और धर्म की दीवारें इंसान ने खुद बनाई हैं और इन्हें गिराने के लिए तर्क और शिक्षा ही एकमात्र हथियार हैं। चंद्रशेखर ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, पेरियार का यह सफर एक अकेले इंसान का नहीं, बल्कि लाखों शोषितों की सामूहिक आवाज था जो आज भी गूंज रही है। चंद्रशेखर ने संसद में एक लंबी सांस लेकर जैसे कोई पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, अब बात करते हैं पेरियार की विचारधारा की, जो सामाजिक न्याय, तर्कवाद और समानता की मजबूत नींव पर खड़ी थी। उनकी विचारधारा की गहराई इतनी अथाह थी कि यह एक समुद्र की तरह लगती है, जहां हर लहर में क्रांति की ताकत छिपी है और हर बूंद में शोषितों की पीड़ा का प्रतिबिंब दिखता है। सबसे पहले जातिवाद का विरोध। पेरियार ने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था को सामाजिक असमानता का मूल जड़ बताया और इसे एक चालाक अल्पसंख्यक का हथियार माना जो बहुसंख्यक को सदियों से दबाता आ रहा है। वे विशेष रूप से ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ थे, इसे सामाजिक शोषण का आधार मानते थे और कहते थे कि ब्राह्मणवाद ने द्रविड़ों को गुलाम बना रखा है। चंद्रशेखर ने भावुक होकर कहा, कल्पना कीजिए उस दर्द को जब निम्न जातियों के लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकते और शिक्षा से वंचित रहते हैं। पेरियार ने वैकोम सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अस्पृश्यों के लिए मंदिर रास्तों को खोलने की लड़ाई लड़ी और वैकोम वीरर यानी वैकोम के वीर के नाम से पुकारे गए। उन्होंने दलितों और शोषित समुदायों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कहा कि अगर शिक्षा सबको समान रूप से मिले तो कौन नीच काम करेगा और कौन ऊंचा। उनकी विचारधारा में जाति मिटाना एक पवित्र युद्ध था, जहां उन्होंने बार बार दोहराया कि पक्षी, जानवर और कीड़े तक जाति नहीं बनाते, लेकिन इंसान जो खुद को सबसे तर्कशील कहता है, धर्म के नाम पर यह अमानवीय व्यवस्था चलाता है। कितना मार्मिक और दर्दनाक है यह सोचना कि इंसानियत की जगह जाति ने ले ली और पेरियार ने इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली। चंद्रशेखर ने आगे कहा, धर्म और तर्कवाद पर पेरियार की सोच कितनी गहन और क्रांतिकारी थी। वे एक घोषित नास्तिक थे और धर्म को सामाजिक कुरीतियों का सबसे बड़ा स्रोत मानते थे। उन्होंने कहा कि धर्म अफीम की तरह है जो लोगों को गुमराह करता है और विशेष रूप से हिंदू धर्म को पाखंड, अंधविश्वास और शोषण का घर बताया। मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और पुरोहितों की आलोचना करते हुए उन्होंने तर्क और विज्ञान पर आधारित समाज की वकालत की और पूछा कि अगर भगवान है तो क्यों इतनी असमानता, क्यों इतना दुख। उनके लेखों और पुस्तकों में उन्होंने वेदों और पुराणों को जलाने की बात की, क्योंकि वे इन्हें आर्यन ब्राह्मणों की रचना मानते थे जो द्रविड़ों को दबाने के लिए बनाई गई थी। 1957 में उन्होंने संविधान की प्रतियां जलवाईं, क्योंकि वह धार्मिक स्वतंत्रता देता था जो उनके अनुसार जाति व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करता था। चंद्रशेखर ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, यह विचारधारा इतनी शक्तिशाली और गहरी थी कि पूरे भारत को हिला दिया और आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। जहां वे कहते थे कि विज्ञान और तर्क ही सच्चा धर्म है, बाकी सब पाखंड। कितना भावपूर्ण है यह सोचना कि एक व्यक्ति ने धर्म की जड़ों को चुनौती देकर समाज को नई रोशनी दी। चंद्रशेखर ने संसद में महिलाओं की ओर इशारा करते हुए अपनी आवाज को और भी भावुक बनाते हुए कहा, पेरियार की विचारधारा में महिला सशक्तिकरण एक चमकदार और प्रेरणादायक सितारा था। उन्होंने लैंगिक समानता की जोरदार वकालत की और महिलाओं के शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के लिए जीवन भर आवाज उठाई। वे कहते थे कि पुरुष महिलाओं को अपनी संपत्ति समझते हैं, जैसे जमींदार अपने नौकरों को समझते हैं, और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। बाल विवाह को समाप्त करने, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर देने की मांग की। चंद्रशेखर ने मार्मिक तरीके से कहा, कितना दुखद और हृदय विदारक है कि महिलाएं जन्म से मौत तक गुलाम बनी रहती हैं, घर की चारदीवारी में कैद। लेकिन पेरियार ने उन्हें आजादी की राह दिखाई और कहा कि महिलाओं को भावनाओं वाली प्राणी मानो, न कि सिर्फ संपत्ति या बोझ। उनकी विचारधारा में महिलाओं की यौन स्वतंत्रता और गर्भ निरोधक के अधिकार भी शामिल थे, जो उस जमाने में बेहद क्रांतिकारी और साहसी विचार थे। वे महिलाओं को स्वयं सम्मान आंदोलन में प्रमुख भूमिका देते थे, जहां महिलाएं भाषण देती, आंदोलन चलाती
और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती। कितना भावपूर्ण और प्रेरणादायक है यह सोचना कि एक पुरुष जो खुद पितृसत्तात्मक समाज में बड़ा हुआ, महिलाओं के लिए इतना गहरा संघर्ष करता है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। चंद्रशेखर ने आगे कहा, द्रविड़ पहचान और भाषाई गौरव पेरियार की विचारधारा का सबसे मजबूत और गहरा हिस्सा था। उन्होंने तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति को गौरव का प्रतीक बनाया और हिंदी तथा उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रभुत्व को दक्षिण भारत की सांस्कृतिक दास्ता का कारण बताया। वे कहते थे कि आर्यन प्रभाव ने द्रविड़ों को सदियों से दबाया है और हिंदी थोपना एक साजिश है। 1938 में हिंदी विरोधी आंदोलन में उन्होंने हजारों लोगों को जेल भेजा और तमिल को द्रविड़ पहचान का केंद्र बनाया। चंद्रशेखर ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, यह विचारधारा इतनी गहन थी कि आज तमिलनाडु की पूरी राजनीति उस पर टिकी हुई है और द्रविड़ आंदोलन ने पूरे दक्षिण भारत को एकजुट किया, जहां भाषा न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि गौरव और प्रतिरोध का हथियार भी। कितना मार्मिक है कि एक भाषा के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया गया जो आज भी प्रासंगिक है। चंद्रशेखर ने कहा, सामाजिक सुधार और समानता पेरियार की कल्पना का केंद्र बिंदु थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो और शिक्षा तथा जागरूकता से हर बदलाव आए। उनके कुड़ी अरासू, विडुथलाई और रिवोल्ट जैसे पत्रिकाओं से उन्होंने विचार फैलाए और लाखों लोगों को जागृत किया। चंद्रशेखर ने मार्मिक अंदाज में कहा, कितना सुंदर और हृदय स्पर्शी सपना था यह, एक समाज जहां इंसान इंसान हो, न कि जाति, धर्म या लिंग का गुलाम। और पेरियार ने इसे साकार करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चंद्रशेखर ने पेरियार के प्रमुख योगदानों का जिक्र करते हुए कहा, स्वयं सम्मान आंदोलन ने लाखों लोगों को आत्मसम्मान की ताकत दी। द्रविड़ कड़गम ने द्रविड़ आंदोलन को संगठित और मजबूत रूप दिया। हिंदी विरोधी आंदोलन ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा की और सामाजिक सुधारों ने अंधविश्वास, पाखंड तथा असमानता के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति की मांग की और 1973 में अपनी आखिरी सभा में सामाजिक समानता की अपील की। चंद्रशेखर ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, उनके योगदान इतने विशाल और गहन हैं कि वे अमर हैं और आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने विवादों पर कहा, पेरियार की तीखी धार्मिक आलोचना और हिंदू धर्म के प्रति उनके रुख ने कई विवाद पैदा किए। कुछ लोगों ने उनकी नास्तिकता और ब्राह्मण विरोधी बयानों को अतिवादी माना, लेकिन 1973 में कराईकुड़ी भाषण में उन्होंने ब्राह्मणों को मारने की बात कही, जो विवादास्पद थी, लेकिन संदर्भ में यह शोषण व्यवस्था के खिलाफ था, न कि व्यक्तिगत। चंद्रशेखर ने कहा, विवादों के बावजूद उनकी विरासत अमिट है और वे सामाजिक न्याय के प्रतीक बने हुए हैं। चंद्रशेखर ने अंत में कहा, पेरियार को आज भी तमिलनाडु और दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय और द्रविड़ आंदोलन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं और विचारधारा आज भी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तथा अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जैसे राजनीतिक दलों में जीवित है। उनका जन्मदिन 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेरियार का जीवन और विचारधारा सामाजिक समानता और तर्कवाद के लिए एक अनंत प्रेरणा बने हुए हैं। कितना मार्मिक है कि एक इंसान ने इतना बड़ा बदलाव लाया, समानता की मशाल जलाकर समाज को रोशन किया। चंद्रशेखर ने संसद को गूंजाते हुए कहा, हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि पेरियार जैसे योद्धा कभी मरते नहीं, वे अमर होते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर के विचार आपको कैसे लगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत